हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रैक नाम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ये हमारा डे 29 है। आज हम अपने इस डे 29 में टॉपिक नंबर 561 से लेके टॉपिक नंबर 580 तक के इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज का डे 29 है, जिसके अंतर्गत आज हमें टॉपिक 561 से लेके टॉपिक नंबर 580 तक को कवर करना है। ऑलरेडी आपने हमारे डे 28 तक के इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर लिया होगा। तो आज हम अपने इस टॉपिक में कांग्रेस की स्थापना के पहले की घटनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। अर्थात हमने अपने प्रीवियस पार्ट में ये तो देख लिया था कि कांग्रेस की स्थापना से पहले कौन कौन सी संस्थाएं थीं, उनका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या था, और 1857 के विद्रोह को देख लिया था। आज हम यहाँ पे कई सारी बेसिक फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि अपने आप में यूपीएससी में काफ़ी महत्ता रखते हैं। ठीक है, उन चीज़ों को पढ़ेंगे और लास्ट में जाते जाते हम कई सारी चीज़ें लिस्ट के रूप में, इंडेक्स के रूप में उनको कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि अगर आपसे कभी भी तथ्यात्मक रूप से कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप मॉडर्न इंडिया में उस तथ्यात्मक प्रश्न को भी अच्छे से सॉल्व कर सकें। क्लियर? तो हम अपनी क्लासेस की शुरुआत करें। इससे पहले जो बच्चे पहली बार हमारे इस चैनल से जुड़े हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि हमने आपकी तैयारी को हर हाल में कंप्लीट कराने के लिए लेट्स क्रैक नाम की सीरीज की शुरुआत की है, जो कि पूरी तरह से प्रीलिम ओरिएंटेड है। इसमें हम न केवल आपको प्रीलिम के जीएस के लगभग 2000 से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर कराते हैं, बल्कि हम आपको इसमें विगत वर्षों में आए हुए प्रश्नों के साथ साथ करंट अफेयर्स के 24 से 36 महीनों के करंट अफेयर्स को भी कवर कराते हैं। साथ ही हम आपको इसमें मैथ, रीजनिंग और कॉम्प्रीहेंशन के इम्पोर्टेंट टॉपिक के अलावा लगभग 80 से 100 एमसीक्यू नित्य अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर करते हैं। नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जुड़कर हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और वहां पे अपनी एमसीक्यू प्रैक्टिस और इन सभी से संबंधित जो पीडीएफ की बुक है वो भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इससे डिटेल जानकारी के लिए आप इसके प्रोमो वीडियो को देख सकते हैं, और साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़कर काफ़ी सारी स्कीम्स का फ्री में लुत्फ उठा सकते हैं। क्लियर? तो अब हम अपनी क्लासेस की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 1857 के पहले और 1857 के बाद ऐसा नहीं था कि केवल और केवल अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों में से सिर्फ आम व्यक्ति ही उनसे संघर्ष कर रहे थे, बल्कि ये संघर्ष उस समय के वहाँ पर रहने वाले आदिवासी जनजाति लोग भी संघर्षरत थे। ऐसा क्यों था? क्योंकि अंग्रेजों ने क्या किया था कि इन आदिवासी और जनजाति इलाकों के जो रिसोर्सेज थे उन पर अपना आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश की, और जल जंगल जमीन पर अपना कब्जा बनाने के लिए इन्होंने कई प्रकार के आक्रामक रवैये को भी अपनाया। उस आक्रामक रवैये ने किया क्या कि इन आदिवासी जनजाति लोगों को विद्रोह करने के लिए मजबूर कर दिया। यहाँ तक कि अंग्रेजों ने एक और काम किया था कि इनको धर्मांतरित करने लगे थे, इन्हें ईसाई बनाने लगे थे, जो कि एक तरीके से जनजातियों में इनके प्रति रोष को उत्पन्न करने में महती योगदान के रूप में सहायक सिद्ध हुए। क्लियर? इतनी बातें आपको बस बेसिक में पता होनी चाहिए। अब जब यही दिशा हम देखते हैं तो हुआ क्या कि इसी दिशा में कई सारे विद्रोह होने लगे, और उन विद्रोहों ने अलग अलग समय पर ब्रिटिश सत्ता की उस प्रभुता को चुनौती देने का बार बार प्रयत्न किया। ये बात अलग है कि कंपनी ने काफ़ी बल प्रयोग करके, या कहें कि काफ़ी क्रूरता का स्वरूप अपनाकर इन लगभग सभी विद्रोहों को दबा दिया। और हुआ क्या कि आगे चलकर 1857 के बाद इन विद्रोहों के दब जाने से आदिवासी और जनजाति इलाके के जो लोग थे वो फिर धीरे धीरे अपने जीवन को किसी न किसी तरीके से स्पेंड करने लगे। और आज भी आप देखेंगे कि आज़ादी के बाद जवाहरलाल नेहरू ने पंचशील सिद्धांत के माध्यम से, देखिए पंचशील एक तो योजना थी चाइना के लिए और एक पंचशील सिद्धांत था जनजातियों के कल्याण के लिए। तो जनजातियों के कल्याण के लिए कई प्रकार के अमेंडमेंट किए, उनके लिए कई प्रकार के एक्ट लाए, लेकिन फिर भी आप देखते रहते हैं
आज भी रिसोर्सेज को लेकर वहाँ पर विद्रोह होता रहता है। खनन उत्खनन को लेकर जो हमारे यहाँ के बड़े बड़े फैक्ट्री मालिक होते हैं वो लोग आज भी जंगल में जाकर अपने लिए नीतियों को बनवाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज भी हमें देखने को मिलती हैं। बट इम्पॉर्टेंट क्या है कि ब्रिटिश काल में कौन कौन से विद्रोह हुए, उन विद्रोह के नेता कौन कौन से थे, उन विद्रोह का कारण क्या था और उनका टाइम पीरियड क्या था, इस पे सिर्फ आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब ये टॉपिक एक तरीके से तथ्यात्मक हो जाते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले भी बता रखा है कि 1885 की कांग्रेस के पहले के जितने टॉपिक आपको मिलेंगे वो कॉन्सेप्चुअल ना होकर तथ्यात्मक होते हैं। इसीलिए होता क्या है कि यूपीएससी सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछती है वो 1919 के अधिनियम 1919 के गांधी युग या कहें कि 1919 के अधिनियम के बाद से पूछती है, क्योंकि वहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है, थिंकिंग प्रोसेस आता है। लेकिन फिर भी जब यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन एक दो डाल देती है 1919 के पहले वालों से, तो हमें वो भी पढ़ने की आवश्यकता पड़ जाती है। ठीक है, तो हम तथ्यात्मक रूप से इन सभी प्रश्नों को देख लेते हैं और देखकर ये समझ जाएंगे कि अच्छा ऐसे ऐसे इस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा या ऐसे हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम इसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आपको एक एक विद्रोह पढ़ा देते हैं, उनकी डेट लाइन पढ़ा देते हैं, ताकि अगर आपको क्रम लगाने को भी दे दे तो आप सही से उनका क्रम लगा सकें। और एक और बात मैं बताऊं कि जब भी आपसे क्रम लगाने को क्वेश्चन पूछेगा ना, तो क्रम लगाने का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे पूछेगा कि सन्यासी विद्रोह बताइए, फकीर विद्रोह बताइए। बिल्कुल नज़दीक का नहीं पूछता है, काफ़ी दूर दूर का पूछेगा। जैसे सन्यासी विद्रोह आपसे पूछा, पाइक विद्रोह आपसे पूछा, अहोम विद्रोह आपसे पूछा, ठीक, मोपला आपसे पूछा, तो आपको सिंपल से पता है कि मोपला 20वीं सदी में आता है, अहोम 19वीं सदी के द्वितीय दशक में आता है, और जो हमारा पाइक है वो भी हमारा 19वीं सदी के दूसरे दशक के प्रारंभिक चरणों में आता है। तो ये इतना मोटा मोटा आपको क्लियर रहता है। ठीक है, तो जो पढ़ना भी है उनको मोटे तौर पे पढ़ना है, वैसे नहीं पढ़ना, बिल्कुल एक एक तथ्यात्मक दृष्टि से। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं इनमें एक एक करके। सन्यासी विद्रोह क्या था? ये 1770 से 1820 के मध्य बंगाल में हुआ था। कई अन्य स्रोतों में इसे 1763 से 1800 के मध्य के बारे में बताया जाता है। ठीक है, तो आपसे ये तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि आप दोनों स्रोतों के बारे में बताइए। अगर सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा तो क्या पूछेगा कि सन्यासी विद्रोह का मेन कारण क्या था? तो पहला कारण था अत्यधिक शोषण, अकालों की निरंतरता, अंग्रेजों की लूट खसोट, आर्थिक मंदी, राजनीतिक अशांति, अंग्रेजों द्वारा हिंदू व मुस्लिम तीर्थ स्थानों पर लगाया गया प्रतिबंध, ये सारे इसके मुख्य कारण थे। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि इसका प्रभाव क्षेत्र कौन सा था? तो ढाका, रंगपुर और मेमनपुर। क्लियर। तीसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछेगा वो ये पूछेगा कि इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन से थे? तो मंजूषा और देवी चौधरानी। क्लियर। केवल यही 3 लोगों पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, समझ गए। फिर आपसे जो इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखित जो उपन्यास था आनंद मठ, वो वास्तव में किस विद्रोह से संबंधित था? क्या संथाल से था? क्या आनंद मठ सन्यासी से था? तो आपको पता होना चाहिए कि ये संथाल से ना होकर सन्यासी विद्रोह से संबंधित था। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, दूसरी मैं बार बार बोल रहा हूँ, मतलब तीसरी इम्पोर्टेंट बात जो पूछा जाएगा क्वेश्चन वो ये कि बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने जो आनंद मठ उपन्यास लिखा था, ठीक है, उसके अलावा उनकी और कौन सी रचनाएं थीं? तो देवी चौधरानी रचना भी उन्होंने ही लिखी थी। हम जब करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम आपको बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल में बताते हैं। ठीक है, तो आप वहाँ पर भी पढ़ सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको इसमें विद्रोह में कुछ भी नहीं पढ़ना है। क्लियर। वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस विद्रोह को दबा दिया था। सिंपल सी बात है, 1770 की बात है तो इस समय वॉरेन हेस्टिंग्स तो था ही। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं पढ़ना है। फिर बात आती है फकीर विद्रोह। फकीर विद्रोह में आपको बस इतना पढ़ना है कि ये था क्या। यह एक धार्मिक विद्रोह था जो घुमक्कड़ मुसलमान फकीरों के गुट द्वारा किया गया था। इसके जो नेता थे वो मजनून शाह थे। ठीक है,
और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह करते हुए जमींदारों और किसानों से इसकी धन की वसूली की थी। क्लियर? इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ भी नहीं याद रखना है, समझ गए? बाकी आपको याद रखेंगे तो फिर आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। 2 चीज़ें बस यहाँ याद रखनी है। और एक और बात वही कि इसमें भी भवानी पाठक व देवी चौधरानी जैसे हिंदू नेताओं ने इस आंदोलन की सहायता की थी। क्लियर? और इससे ज़्यादा आपको पढ़ना ही नहीं है। फिर बात आती है पाइक विद्रोह, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि भारत सरकार ने 2018 में पाइक विद्रोह की 200वीं वर्षगांठ पर क्या कहा था बताइए। उस समय के जो सूचना मिनिस्टर थे एस जयशंकर, रविशंकर साहब, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था कि ये जो पाइक विद्रोह है ना, ये हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, ठीक है, और इसे फर्स्ट स्वतंत्रता संग्राम भी डिक्लेयर कर दिया था। तो इसीलिए पाइक रिबेलियन काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि उड़ीसा की पाइक जाति द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था। सशस्त्र का मतलब क्या होता है? हाथों में शस्त्र को लेकर किया जाने वाला विद्रोह था। क्लियर? तो आपको ये पता हो। दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसका नेतृत्व किया था बख्शी जगबंधु विद्याधर, ठीक है, जो कि खुर्दा के राजा के सैन्य कमांडर थे। मतलब ये वहाँ के लोकल पीपल नहीं थे, ये जगबंधु विद्याधर खुर्दा के राजा के सैन्य कमांडर थे। क्लियर? उड़ीसा के खुर्दा जिले में शुरू हुआ था। 2 बातें बस आपको यहाँ पे याद रखनी है, डेट 1817, बख्शी जगबंधु, और तीसरा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। यहाँ पे आपको क्वेश्चन घुमा देगा कि ये वास्तव में जमींदारों के खिलाफ था, तो आप कहेंगे नहीं साहब, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ था, ठीक है। इसीलिए तो इसे स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। ऐसे भी थिंकिंग कर लिया करो कि अच्छा, और हो सकता है इसमें करंट वाली लाइन भी ऐड कर दें कि भारत सरकार ने हाल ही में इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है, या तो फिर आपको ऐसे क्वेश्चन घुमा देगा कि यह विद्रोह 19वीं सदी के दूसरे दशक में शुरू हुआ था। इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह को अंजाम दिया। इसके मुख्य नेता बख्शी जगबंधु विद्याधर थे, जो कि खुर्दा के राजा के सैन्य कमांडर थे। हाल ही में भारत सरकार ने इस विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है। निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है? ठीक है, सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह, पाइक विद्रोह, मोपला विद्रोह। आप बता देंगे साहब पाइक विद्रोह की बात कर रहे हो, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं रटना है। देखो यहाँ पे दे दिया है 2017-18 के बजट में, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ नहीं रखना है। फिर आता है अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा, आपको इसे याद रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक। फिर आता है फराजी आंदोलन या फरैजी विद्रोह। क्लियर? ये बंगाल में हुआ था 1838 में। इम्पोर्टेंट बस ये है कि इसका प्रचार प्रसार किया गया था शरीतुल्लाह के पुत्र मोहम्मद मोहसिन के द्वारा, जिन्हें दादू मियाँ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इस विद्रोह की शुरुआत किसने की थी? शरीतुल्लाह ने, और बाकी आगे चलकर इसका प्रचार प्रसार किया था किसने? मोहसिन मोहम्मद ने, ठीक है, जो कि दादू मियाँ के नाम से भी जाने जाते हैं। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। इसका पर्पज़ क्या था? वही बात कि इसने भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन की बात की थी और अंग्रेज़ों को बंगाल से बाहर निकालने की बात की थी। सिंपल सी बात है कि अभी तक हम जितने विद्रोह पढ़ते हुए आए हैं, चाहे सन्यासी हो, चाहे फराजी हो, क्लियर, या फिर पाइक हो, ये सब के सब क्या थे? या फिर फ़कीर हो, ये सब के सब अंग्रेज़ों को भगाने से संबंधित थे, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। बाकी आपको इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। अब वही बात है कि आगे चलकर ये वहाबी आंदोलन में शामिल हो गए। आपने प्रीवियस पार्ट में वहाबी आंदोलन पढ़ लिया था, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि वहाबी आंदोलन क्या था? एक तरीके का पुनरुत्थान आंदोलन था, समझ गए, जो कि मोहम्मद साहब की ओरिजिनल एजुकेशन की बात करता था। तो मैंने आपको प्रीवियस पार्ट में बता ही रखा था, तो आपको यहाँ पे फिर उस चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। फिर बात आती है कूका आंदोलन की, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। 1840-72 के समय शुरू हुआ था। ये मूलतः आंदोलन के रूप में आरंभ हुआ और इसका पर्पस था सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों व अंधविश्वासों को दूर करना। बट अंग्रेजों का पंजाब पर अधिकार हो जाने के बाद ये जो आंदोलन था ये
पॉलिटिकल बन गया। पहले क्या था, ये रिलीजियस था, लेकिन अंग्रेजों ने जब पंजाब पर अपनी प्रभुता स्थापित कर ली, आपको पता है कि 1840 का वो टाइम पीरियड है जब राजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है, और राजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद दिलीप सिंह वहाँ पे सत्ता की बागडोर संभालने के लिए आते हैं, बट उन्हें निर्वासित करके ब्रिटेन भेज दिया जाता है। तो इस तरीके से कंपनी पंजाब पर आधिपत्य कर लेती है। तो यही कूका आंदोलन पॉलिटिकल बन जाता है। ठीक है, इसमें बस इम्पोर्टेंट ये है कि इसका नेतृत्व किसने किया था, भगत जवाहर मल के द्वारा। आगे चलकर राम सिंह कूका ने इसका नेतृत्व किया। बाकी आपसे इस पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है, और ना ही आपको इसमें याद रखने की ज़रूरत है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात एक और जो थोड़ी बहुत हो सकती है वो ये कि इसने आगे चलकर क्या किया था, कूका आंदोलन ने असहयोग और सविनय अवज्ञा जैसे जो फीचर्स थे उन्हें भी अडॉप्ट कर रखा था। मतलब कि आप सोच सकते हैं कि जब असहयोग और सविनय की जब शुरुआत भी नहीं हुई थी, नामो निशान भी नहीं था, तब भी 1872 के टाइम पीरियड पर अपने आप को उन्हीं फीचर के अंतर्गत मेंशन कर रखा था। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें बस याद रखनी हैं, इससे ज़्यादा आपसे इस पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, फिर इसमें एक और आता है नामधारी आंदोलन। ये क्या है, नामधारी आंदोलन बाबा राम सिंह कूका ने चलाया था, जिसमें मद्यपान निषेध, गौमांस निषेध, वृक्ष पूजा और महिलाओं की समानता पर बल दिया गया था। ठीक है, गडकरी विद्रोह आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा, ऐसा तो है नहीं, महाराष्ट्र का आप एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, कित्तूर चेन्नम्मा विद्रोह आपसे पूछेगा नहीं, बट आपको चेन्नम्मा के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, 1824 और 29 के दौरान कित्तूर यानी कि कर्नाटक में हुआ था। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि कित्तूर कहाँ का है क्षेत्र, तो आप बता सकते हैं कर्नाटक राज्य का क्षेत्र है। ठीक, दूसरी बात है कि उस समय वहाँ के जो राजा थे उनकी विधवा जो पत्नी थी उनका नाम था चेन्नम्मा, तो उन्होंने ये विद्रोह कर दिया था अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए। आगे चलकर जो एक और इम्पॉर्टेंट आता है वो आता है वेलुथम्पी का विद्रोह, जो कि त्रावणकोर से संबंधित है, मतलब केरल से। कई बार यूपीएससी ये भी कर सकती है कि आपको सुमेलित करने को लगा दे, समझ गए, कूका एक तरफ दे दे आपको, एक तरफ वेलुथम्पी या त्रावणकोर वगैरह दे दे, ऐसे मैचिंग करने को दे देगी कि कूका विद्रोह का संबंध क्या पंजाब से है, वेलुथम्पी का क्या त्रावणकोर से है, कित्तूर का क्या कर्नाटक से है, तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो इतनी बातें आपने देख लिया। ठीक है, यानी कि इस तरीके से आपने सभी के सभी जो विद्रोह थे इन सभी विद्रोह को आपने कवर कर लिया। क्लियर। अब आपसे जो विद्रोह अगले पूछे जाते हैं, अभी आपने क्या पढ़ा, जन आंदोलन, जो कि लोगों के द्वारा किए गए। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट आ जाता है जनजातियों के द्वारा कौन कौन से आंदोलन किए गए। ठीक है, जैसे कोल, खोंड, ठीक है, मुंडा, इन सब सारे लोगों के बारे में हमें पढ़ना है और इन्हीं से यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछती है। ठीक, तो सिंपल सा देख लेते हैं, खोंड विद्रोह एवं सवार विद्रोह। खोंड जनजाति आपसे सिंपल सा पहले तो क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है करंट में कि खोंड जनजाति का संबंध कहाँ से है, तो ये बंगाल से लेके मध्य भारत तक में फैले हुए हैं। ठीक है, ये विद्रोह हुआ क्यों था, इसका कारण था कि सरकार के द्वारा नए कर लगाए जा रहे थे, उनके क्षेत्रों पर जमींदारों और साहूकारों का प्रवेश हो रहा था, वहाँ प्रचलित नर बलि प्रथा जो मोरिया थी उस पर सरकार प्रतिबंध लगाना चाहती थी। अब आपसे सिंपल सा एक क्वेश्चन क्या पूछ सकती है यूपीएससी कि आधुनिक भारत में जनजातियों में मोरिया नामक जो प्रथा थी इसका संबंध किससे था, सती प्रथा से, बाल विवाह से, नर बलि प्रथा से या विधवा विवाह से। तो आप बता सकते हैं नर बलि प्रथा से इसका संबंध था। ठीक है, कई बार यूपीएससी ऐसे बहुत ही सूक्ष्म क्वेश्चन भी पूछ लेती है और ऐसा हमें लगता है कि पता नहीं कहाँ से आ गया। जैसे आपको पता होना चाहिए कि यूपीएससी ने आपसे इस बार एक क्वेश्चन पूछा था, क्या पूछा था, उलगुलान के बारे में। ठीक है, कि उलगुलान शब्द का क्या आशय है, हालांकि वो तो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित रहता है तो इसलिए बच्चों ने सॉल्व कर दिया था। ठीक, तो आपसे ऐसे मोरिया भी पूछा जा सकता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर क्या बात आती है कि जो खोंड विद्रोह था इसका नेतृत्व किसने किया था, चक्र बिसोई ने। इतना बस आपको याद रखना है कि खोंड के नेतृत्व करता थे चक्र बिसोई। ठीक, फिर आता है कोल विद्रोह। ठीक है, अब आप यहाँ पे दो तीन चीज़ें देखो, ध्यान देना कि खोंड जो विद्रोह था ये कब हुआ था, 1855 के पहले। ठीक,
कोल जो विद्रोह हुआ था वो 1831 में हुआ था, यानी कि कोल इससे पहले हुआ था। ठीक है, तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। कोल विद्रोह कहाँ का था? छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र का था। प्रमुख नेता थे इसके बुद्धो भगत। आपसे हो सकता है कि सुमेलित करने को क्वेश्चन पूछ दे कि ये विद्रोह और इसके नेता कौन। खोंड का आपको दे दे चक्रधर विशोई, ठीक है, कोल का आपको दे दे बुद्धो भगत, और बिरसा मुंडा का आपको पता ही, मुंडा विद्रोह का दे देगा बिरसा मुंडा, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब आप में से कुछ बच्चों के दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी, वो क्या कि सर विद्रोह का क्या मतलब होता है और आंदोलन का क्या मतलब होता है। ठीक है, एक दिमाग में क्वेश्चन रहता है, विद्रोह का क्या मतलब होता है, आंदोलन का क्या मतलब होता है, क्रांति का क्या मतलब होता है। ये तीन वर्ड आते हैं हमेशा। ठीक, देखिए क्रांति का मतलब ये होता है कि किसी भी व्यवस्था को तुरंत परिवर्तित कर देना, मतलब उठे और उठकर उस व्यवस्था को पूरी तरह से चेंज कर दिया, मतलब बिल्कुल कम समय में, या कहें कि एक दिन या 2 दिन का उसमें समय लगता है, समय की अवधि काफ़ी कम होती है और व्यवस्था पूरी की पूरी बदल जाती है, उसको बोलते हैं क्रांति। ठीक, उसी क्रांति में कुछ समय और लग जाए थोड़ा, जैसे सपोज करो, मान लो कि क्रांति करने में 5 दिन लगते हैं, ठीक, तो विद्रोह करने में 10 दिन लगते हैं। समझ गए? देखो इनको टाइम के अकॉर्डिंग इनको अंतर किया जाता है। ठीक, और पुरानी व्यवस्था को बदलकर नई व्यवस्था को इस्टेब्लिश कर दिया जाता है, विद्रोह और क्रांति दोनों में। इतनी बातें समझ गए। लेकिन जो आंदोलन होता है वो काफ़ी स्लो होता है, मतलब ये 10 दिन 5 दिन की कहानी नहीं होती, ये वर्षों और महीनों की कहानी होती है। धीरे धीरे प्रोसेस चलता है ये। ठीक है, धीरे धीरे प्रोसेस चलता है। और एक और बात होती है कि आंदोलन में हिंसात्मक जो गतिविधियां होती हैं बहुत कम होती हैं, लेकिन विद्रोह में और क्रांति में हिंसात्मक गतिविधियां काफ़ी ज़्यादा होती हैं। लेकिन कई बार क्रांतियां अहिंसात्मक भी हो जाती हैं। जैसे आप इंग्लैंड की क्रांति जब पढ़ते हैं 1688 की, तो वो गौरवपूर्ण क्रांति उसे नाम दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार का कोई खून बहा ही नहीं था, राजा ने सत्ता ही छोड़ दी थी और संसद को राइट प्रोवाइड कर दिए गए थे। क्लियर? तो ऐसी भी क्रांतियां होती हैं। सिंपल सा मतलब है, विद्रोह हो, आंदोलन हो या क्रांति हो, इन तीनों का संबंध केवल टाइमलाइन से माना जाता है। ठीक, कि किसमें व्यवस्था को जल्दी परिवर्तित कर दिया गया, किसमें व्यवस्था को समयावधि के अकॉर्डिंग चेंज किया गया। तो ऐसे आप इसे समझ सकते हैं। समझ गए? बाकी आपको यहाँ पर कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये इसका एक कारण और देख लीजिए कि आर्थिक व राजनीतिक था। विद्रोह के पनपने का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था वो इलाके के जमींदार व ठेकेदार द्वारा भूमि के कर को बढ़ाना था। यानी कि ये अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह नहीं था, ये उस समय वहाँ के लोकल जमींदार और ठेकेदार जो थे उनके द्वारा भूमि कर को बढ़ाने से रिलेटेड था। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पर याद रखने की ज़रूरत कुछ भी नहीं है, ये आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। फिर आता है सबसे इम्पॉर्टेंट, जिस पे यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चन पूछा है, वो है संथाल विद्रोह या हूल विद्रोह। 1855 और 56 में हुआ था। मैंने ऐसा क्यों कहा डेट लाइन? क्योंकि आपसे सिंपल सा कई बार क्वेश्चन पूछ देता है ना, 1857 के पहले के विद्रोह कौन कौन से थे, तो उसमें अगर संथाल आ जाता है तो आपको लिखना पड़ता है। दूसरी बात, कई बार आपको संथाल विद्रोह जानते हैं कैसे दिया था? जैसे आर्य समाज की स्थापना वाला मैं पढ़ा रहा था ना, दीनबंधु मित्र नील दर्पण और संथाल विद्रोह, तो ऐसे भी दे देता है। तो अब आपके अंदर अगर इतना सेंस है कि आर्य समाज तो 72 में बनी थी, संथाल 55-56 में आया था, नील बंधु दर्पण नील आंदोलन के दौरान आया था, तो आप समझ सकते हैं कि अच्छा ये सारी चीज़ें बहुत पहले की घटनाएं हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं इसी में संथाल के अंतर्गत क्या क्या, कि इसके जो नेता थे वो सिद्धो व कान्हू थे। ठीक है, इसका जो क्षेत्र था वो दामन को संथाल परगना था। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि दामन को क्षेत्र का संबंध किससे है? संथाल परगने से। भागलपुर से राजमहल की पहाड़ियों के बीच का क्षेत्र था। ठीक, इसका पर्पस क्या था? अंग्रेजी उपनिवेशवाद, महाजनों द्वारा अत्यधिक ब्याज वसूली, पुलिस के भ्रष्टाचार रवैये, संथालों की गरीबी, अंग्रेजी अदालतों में न्याय न मिलना, देरी आदि, ये कई सारी चीज़ें इससे रिलेटेड थी। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर इसमें जो इम्पोर्टेंट बात आती है वो क्या आती है कि आगे चलकर क्या हुआ कि
जनरल लॉयड के नेतृत्व में इस पूरे के पूरे विद्रोह को यानी कि 55-56 में सिद्धो और कान्हू को गिरफ्तार कर लिया गया और इस पूरे विद्रोह को दबाकर ख़त्म कर दिया गया। लेकिन इसका एक यहाँ पे तथ्य नहीं दिया है, इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि यहाँ पर एक एक्ट बना दिया जाता है जनजातियों के राइट से रिलेटेड, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और यूपीएससी ने उस पर सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था कि इसके बाद एक अधिनियम भी बन जाता है, ठीक है, 1857 के आसपास, तो आप समझ सकते हैं। फिर बात आती है मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हालांकि पूछा ही गया तो अब मुश्किल है जो पूछा जाए दोबारा। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में आया था, ठीक है। छोटा नागपुर के क्षेत्र में चर्चित आदिवासी विद्रोह था। मुंडाओं की पारंपरिक भूमि व्यवस्था थी खूंट कटी। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन इसी पे पूछा जा सकता है कि खूंट कटी क्या थी, ठीक। ये एक तरह की सामूहिक खेती थी, जैसे आज आप देखते हो ना रसिया में एक खेती होती है जिसको कहते हैं क्या, कोल खहोज, क्लियर, वो मतलब कम्युनिटी बेस्ड, वो खेती की बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। तो वही एक तरीके की सामूहिक खेती होती थी। यहाँ पर क्या हुआ कि जमींदारी या व्यक्तिगत भू स्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में जब परिवर्तन कर दिया गया तो इससे मुंडा विद्रोह की शुरुआत होती है और आगे चलकर इसने धार्मिक और राजनीतिक स्वरूप ले लिया। आपको पता है कि इसी में कई सारे गीत आते हैं, ठीक है ना, कहते हैं कि इन सब दीकू हैं, इसी में दीकू शब्द आता है, बाहरी लोगों को दीकू कहा जाता है, ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि उलगुलान का मतलब क्या है। सिंपल सा आप बता सकते हैं महान हलचल या उलगुलान विद्रोह का संबंध किससे था, तो मुंडा विद्रोह से, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद नहीं रखना है। और अंत में जो एक और बात है वो ये कि इसमें खूंट कटी अधिकारों को मान्यता मिल गई और बेट बेगारी मतलब जबरन बेगारी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सिंपल सा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि बेट बेगारी का संबंध किससे था, तो आप बता सकते हैं कि बेट बेगारी एक तरीके का मुंडा विद्रोह से संबंधित प्रणाली थी जिसमें लोगों से जबरन मजदूरी करवाई जाती थी, ठीक है। बस आपको इसके अलावा कुछ नहीं याद रखना है। फिर जो इसमें इम्पोर्टेंट बात आती है वो क्या, वो है चुआर विद्रोह। आपसे बिल्कुल भी इस पर क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर बात आती है खासी विद्रोह। इसको भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इतना पता होना चाहिए गारो खासी जयंती या पहाड़ियाँ कहाँ की, मेघालय की। इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन इसमें नहीं आएगा। फिर आता है रमौसी विद्रोह, इम्पॉर्टेंट है, बस इसमें इतना चीज़ देख लीजिए कि अंग्रेजों के साम्राज्यवादी आर्थिक शोषण मतलब 22 में भी हुआ था, 25 में हुआ था, 39 में भी हुआ था। देखो ऐसे जब विद्रोह होते हैं ना कि जो 3 बार हुए 4 बार हुए, इन पे यूपीएससी क्रम में क्वेश्चन लगाने को नहीं देगी, क्योंकि फिर बच्चे यहाँ पे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि 22 वाला माने कि 25 वाला माने कि 39 वाला माने, ठीक है। अगर देगी तो काफ़ी डिटेल वाला देगी कि मतलब 1822 वाला देगी, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या दे देगी आपको, संथाल विद्रोह। क्यों, क्योंकि वो 41 के पहले नहीं है, 41 के बाद आता है, ठीक। तो आपको बस इतना पता होना चाहिए। रामोसी कहाँ का है, महाराष्ट्र का। इंपॉर्टेंट ये है कि रामोसी जनजाति पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रामोसी जनजाति कहाँ की निवास करने वाली है, तो आप बता सकते हैं महाराष्ट्र की निवास करने वाली है, ना कि उड़ीसा की, ठीक है। इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं आएगा। फिर आता है रंपा विद्रोह, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रंपा विद्रोह। इसकी खास बात है, इसके जो नेता थे अल्लूरी सीताराम राजू, वो गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रेरित थे। और दूसरी बात यह है कि जो ये अल्लूरी सीताराम राजू थे ये वास्तव में गैर आदिवासी नेता थे, ठीक है। ये आदिवासी नहीं थे लेकिन फिर भी इन्होंने आदिवासियों का सहयोग किया, उनके लिए युद्ध लड़े, ठीक है। युद्ध का मतलब विद्रोह किया, ठीक। अब ये रंपा था कहाँ पे, आंध्र प्रदेश के गोदावरी नदी के उत्तरी क्षेत्र में, जो कि रंपा का क्षेत्र है, ठीक है। आदिवासियों का यह विद्रोह था, साहूकारों द्वारा शोषण, वन कानूनों का, सिंपल सी बात है, सबका एक ही पर्पस था, तो उसी से रिलेटेड ये विद्रोह था। आपको बस 2-3 चीज़ें याद रखनी है कि ये 1922 और 24 के मध्य हुआ था, ठीक है। तो आपको बस इतना याद रखना है। अब 1922 और 24 के मध्य क्या क्या घटनाएं हुई थी आपको अच्छे से पता है कि असहयोग आंदोलन के टाइम पीरियड की बात की जा रही है, तो आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए। फिर आता है मणिपुर और नागा विद्रोह। आपसे ये नहीं पूछेगा, बस आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए कि इसकी शुरुआत तो जदोनांग ने की थी, लेकिन आगे चलकर गाइडेनल्यू ने इस विद्रोह को नेतृत्व दिया, जो कि गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन से प्रेरित थी। अब सिंपल सा आप समझ सकते हो कि अगर रानी गाइडेनल्यू की बात की जा रही, गांधी जी के सविनय अवज्ञा की बात की जा रही, तो 1931 के आसपास का टाइम पीरियड होगा, ठीक है। तो इस पर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है नहीं, और मैंने आपको पहले भी बता दिया था
जब मैं आपको 1919 की कहानियाँ सुना रहा था तो वहाँ पे रानी गाइडेलियो के बारे में बताया था कि आगे चलकर जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें आज़ाद कर दिया था, ठीक है, और इन्हें रानी की उपाधि से सम्मानित किया गया था, ठीक। फिर कई सारे किसान विद्रोह आते हैं जिस पे यूपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुकी है, ठीक, जिसमें नील विद्रोह पहला था 1859 से 60 का विद्रोह, क्लियर। इसमें क्या था, इसमें वही था कि नील की खेती जबरन कराई जाती थी क्योंकि उस समय ब्रिटेन में नील की काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती थी। तो इस विद्रोह की जो शुरुआत हुई थी उसे दिगंबर विश्वास व विष्णु विश्वास यानी कि विश्वास बंधुओं के द्वारा इस विद्रोह को नेतृत्व दिया गया था और कहा गया था कि अब हम नील की खेती की शुरुआत नहीं करेंगे और हम नील को नहीं उपजाएंगे, और इसी चीज़ को लेकर विद्रोह हो जाता है। और ख़ास बात क्या है, क्योंकि ये जो विद्रोह था ये अंग्रेज़ों के खिलाफ था, बागान मालिकों के खिलाफ था, तो इसलिए इसमें हिंदू पैट्रियट जो कि हरिश्चंद्र मुखर्जी का जो पत्र था उसने इनकी मदद की थी, उसने इसके सहयोग में बातें लिखी थी, ठीक। और दीनबंधु का जो नील दर्पण था उसमें इस विद्रोह का जिक्र भी किया गया। सिंपल सी बात क्या है कि इसमें जमींदारों का सहयोग प्राप्त था इन नील विद्रोह के लोगों को, यानी कि दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास को। दूसरी बात यह है कि नील दर्पण जो कि दीनबंधु मित्र का नाटक है वो इसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो पाबना विद्रोह है ना उसमें हिंदू पैट्रियट ने इनका विरोध किया था किसानों का। क्यों? क्योंकि ये जमींदारों के खिलाफ था पाबना। और पाबना में ही क्या था कि जो किसान थे वो क्या कहते थे कि हम महारानी की रैयत होना चाहते हैं, ठीक है। पाबना 1873 में हुआ था, नील उससे पहले हुआ था। समझ गए इतनी बातें? तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। आंदोलनकारियों का पर्पस क्या था? इनका पर्पस ये था कि साहूकार और ऋणदाताओं के पास जो रखे ऋण पत्र थे, जो डिक्रियां थी, उन्हें छीनकर नष्ट कर देना। मतलब वो जो कागज जिसमें उन्होंने हस्ताक्षर कर रखे थे कि हमने आपसे पैसे लिए, तो सिर्फ केवल उन्होंने कागजों को लिया, उन्हें जला दिया और उन्हें फाड़ दिया। और वो ये सोचते थे कागज जब रहेगा ही नहीं, तो जैसे अभी आप लोग कई सारी एडवर्टाइज देखते हो, आजकल कुछ एडवर्टाइज आती है ना खाता बुक को लेकर, तो उसमें क्या होता है कि उसकी खाता बुक को लोग रात में चुरा लेते हैं, कई सारे जो उधारी लेते हैं ना दुकानों में जाकर, और फिर अगले दिन उस दुकानदार से जाकर बोलते हैं कि बताइए आपका कितना उधार है। तो दुकानदार चेक करके तुरंत बता देता है कि आपका भाई साहब इतना इतना उधार है। तो वो लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं कि अरे हमने तो इनकी खाता बुक को तो रात में चुरा ही लिया था, लेकिन इन लोगों ने कैसे बता दिया। तो वो दुकानदार बोलता है कि भाई साहब हमारा सारा जो उधारी का सिस्टम है ना वो अब ऑनलाइन है, तो कॉपी तो बस नाम मात्र की है। जैसे आप लोगों को जो हम क्लासेस देते हैं, तो जैसे सपोज़ कीजिए कि ये सारी PDF अगर डिलीट भी हो जाए तो भी इनकी ओरिजिनल कॉपी तो हमारे पास रहती है ना, या ओरिजिनल कॉपी अगर हमारी खो जाए तो हमारी सारी वीडियो क्लासेस तो अवेलेबल हैं, बिल्कुल वही चीज़, ठीक है। लेकिन उस समय तो ऐसी कोई व्यवस्था थी नहीं, समझ गए। अब यही बात है कि इसी में आगे चलकर वो क्या कहते हैं कि हम महारानी की रैयत होना चाहते हैं, ठीक। तो वही बात है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इम्पॉर्टेंट है इसमें कि बंकिम चंद्र चटर्जी, RC दत्त, इंडियन एसोसिएशन के सदस्य सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस और द्वारकानाथ गांगुली ने इसका समर्थन किया था। और इसके जो मुख्य नेता थे वो थे ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय और शंभूनाथ पाल, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है पाबना के बारे में कि ये अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह था, तो गलत हो जाएगा। आपको यही याद रखना है, मोटी लाइन तो यही है कि ये ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध नहीं था, ये उस समय के जमींदारों के विरुद्ध था, ठीक है। और इसका हिंदू पैट्रियट जो पत्र था हरिश्चंद्र मुखर्जी का, उसने विरोध किया था, जबकि नील विद्रोह में उसने समर्थन किया था क्योंकि उस समय वो ब्रिटिश बागान मालिकों के खिलाफ था। समझ गए? बाकी आपको कुछ नहीं याद रखना है। फिर आता है दक्कन विद्रोह। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस दक्कन विद्रोह में इतना याद रखिए कि वो 1874 से 75 के दौरान हुआ था, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं याद रखना है। चलिए फिर बात आता है पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी नाम से ही समझ में आ रहा, बंगाल में हुआ था, ठीक है। उत्तरी बंगाल में करमशाह के द्वारा चलाया गया था, जो कि अर्ध धार्मिक था, जिसमें सत्य, समानता व भाईचारे के सिद्धांतों के समर्थन की बात की गई थी। और ये भी जमींदारों के शोषण के विरुद्ध था, जो कि किसानों से संबद्ध था, ठीक है। बाकी आपसे इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। इम्पॉर्टेंट अब विद्रोह आता है मोपला। मोपला क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये 2 बार हुआ था। एक तो पहली बार हुआ था 1836 के टाइम पीरियड में, और दूसरा ये हुआ था 1921 के टाइम पीरियड में। अब आप बताइए अभी हमें एक चीज़
कि असहयोग आंदोलन के टाइम पीरियड पे एक और विद्रोह भी हमने पढ़ा था जिसके नेता एक गैर आदिवासी थे, क्या नाम था उसका, रंपा विद्रोह। और दूसरा कौन सा है, मोपला। यूपीएससी सिंपल सा क्वेश्चन कई बार पूछती है कि असहयोग मोपला विद्रोह समकालीन था किसके, तो आप बता देंगे असहयोग आंदोलन के। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी। अब था क्या ये, तो जो मोपला लोग होते थे मालाबार तटीय क्षेत्र में रहने वाले, जो कि इस्लाम धर्म में परिवर्तित हो गए थे, वो एक प्रकार से मलयाली मुसलमान थे और ये निम्न दर्जे के किसान भी होते थे। लेकिन उस समय वहाँ के जो जमींदार वर्ग थे वो हिंदू थे। ठीक है, और जबकि जो किसान होते थे, काश्तकार का मतलब होता है किसान, वो मुसलमान थे। तो हुआ क्या था कि लगान की दरें बढ़ा दी गई थी। तो लगान की बढ़ी हुई दरों के खिलाफ ही ये विद्रोह हुआ। शुरू में तो ये विद्रोह एक तरीके से आप कह सकते हो कि इसने सांप्रदायिकता का स्वरूप नहीं लिया, बट आगे चलकर ये सांप्रदायिक भी बनने की कोशिश इसने करने लगी। ठीक है, इसका दूसरा चरण शुरू होता है कब, जब उस समय खिलाफत नेता के मुदलियार के नेतृत्व में अंग्रेज व जमींदारों के विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया था। ठीक, कई सारे खिलाफत आंदोलन के नेता, चाहे वो महात्मा गांधी हों, चाहे शौकत अली यानी कि वो जो अली बंधु थे वो हों, या मौलाना आज़ाद हों, इन लोगों ने मोपलाओं का समर्थन किया था। सिंपल सी बात है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मोपला विद्रोह था उसका खिलाफत आंदोलन के नेताओं ने विरोध किया था क्या, क्या गांधी जी ने इसका विरोध किया था क्या मौलाना आज़ाद ने इसका विरोध किया था, तो आप बता देंगे नहीं साहब, इन सब लोगों ने इसका समर्थन किया था। ठीक है, इतनी बातें समझ गए। इसका अंग्रेज विरोधी और जमींदार विरोधी के साथ साथ हिंदू विरोधी भी कहा गया। सिंपल सी बात है कि ये केवल जमींदारों के विरुद्ध नहीं था, अंग्रेजों के विरुद्ध भी था और हिंदुओं के विरुद्ध भी था। हालांकि हिंदू वर्ड पे तो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट अंग्रेज विरोधी और जमींदार विरोधी वर्ड जरूर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, इतनी बातें आप समझ गए। अब बात आती है, जब हमने जन आंदोलन पढ़ लिया, जनजातीय आंदोलन पढ़ लिया, ठीक है, अब बात आती है इसमें हमारी क्या, किसानों से संबंधित आंदोलनों की। टॉपिक वाइज हैं सारी चीज़ें। तो किसानों से संबंधित आंदोलन हम पढ़ें, इससे पहले हम ये पढ़ लें कि आखिरकार किसान सभा का गठन कब हुआ था। ठीक, तो अवध के क्षेत्र में सबसे पहले किसान सभा के गठन की बात हुई थी, जो कि गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी के प्रयत्नों से 1918 में कहाँ पर बनी थी बताइए, उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किया गया था। मतलब उत्तर प्रदेश में ही उत्तर प्रदेश किसान सभा नाम का गठन किया गया था। समझ गए। इस किसान सभा में कई सारे अन्य नेता जुड़ गए थे, चाहे वो बाबा रामचंद्र हों, झिंगुरी लाल हों या दुर्गा पाल हों। ठीक, बाबा रामचंद्र ने असहयोग आंदोलन के समय क्या किया, अवध किसान सभा का गठन किया। इंपॉर्टेंट बात है, आपको यहाँ पर क्वेश्चन घुमा देगा कि उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किया था बाबा रामचंद्र ने, तो आप कहेंगे नहीं साहब, उसका गठन इन्होंने नहीं किया था, उसका गठन तो गौरी शंकर मिश्र और इंद्र नारायण द्विवेदी ने किया था, जबकि बाबा रामचंद्र ने अवध किसान सभा का गठन किया था। क्लियर, इतनी बातें आपको पता हैं। चलिए फिर बात आती है आगे चलकर कि इन किसान सभा आंदोलनों ने क्या किया था। इन्होंने ऊंची व नीची जातियों के साथ में मिलकर जनता को प्रमोट किया कि वो अपनी मांगों को माने। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि 1919 का वो दौर है जब गांधी ने किसानों को कांग्रेस के माध्यम से एकजुट कर लिया था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल भी कर लिया था। ठीक है, इसी दिशा में एक और आंदोलन होता है एका आंदोलन, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 1921 के अंत और 1922 के प्रारंभ के समय, यानी कि ये भी असहयोग आंदोलन के समय हुआ था। ठीक, किसानों की ज्योति भूमि पर उनका दखल संबंधी अधिकार न होना। मतलब क्या है कि किसान जिन खेतों पर खेती करते थे, ठीक है, उस पर उनका कोई राइट नहीं होता था कि ये ज़मीन उन्हीं की है या वो इसी ज़मीन पर आगे तक खेती करते रहेंगे। तो उसी से संबंध ये था और इसका नेतृत्व किया था मदारी पासी ने। और इसकी खास बात ये थी कि इसमें छोटे जो काश्तकार थे उसके साथ साथ छोटे जमींदार भी इसमें शामिल होकर इनका योगदान दिए और ये किया कि आगे चलकर उनकी जो जोत भूमि संबंधी अधिकार हैं वो उन्हें प्राप्त हो जाएं। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको इसमें क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, लेकिन वही होता है कि 1922 में सरकार इस आंदोलन का पूर्णतया दमन कर देती है। फिर आता है बारदोली सत्याग्रह। बारदोली केवल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। 1928 में किसानों के द्वारा लगान वृद्धि के विरुद्ध यह आंदोलन चलाया गया था। गुजरात के जो किसान आंदोलन में कुनबी पाटीदार जाति के जो भूमि स्वामी ही नहीं
भूमि स्वामी जो किसान ही नहीं बल्कि जो कालीपराज थे मतलब अश्वेत जन थे वो भी इसमें शामिल थे। ठीक, वहाँ के मेहता बंधु और दयाल जी देसाई ने 22 में आंदोलन शुरू किया था, लेकिन आगे चलकर इसमें 30% की जब वृद्धि कर दी गई थी तो फिर कांग्रेस के कई सारे नेताओं ने इसका विरोध किया, जिसमें आगे चलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल को महात्मा गांधी जी भेजते हैं कि आप जाइए बारदोली के किसानों का नेतृत्व कीजिए। और यही चीज़ जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की 1928 में, तो उन्होंने जो बढ़ी हुई लगान राशि थी उसे कम करा दिया और इसी से प्रसन्न होकर बारदोली की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दे दी। अब आप समझ गए कि महात्मा को महात्मा बनाया रविन्द्रनाथ टैगोर ने, सरदार को सरदार बनाया बारदोली की महिलाओं ने। क्लियर? तो इससे ज़्यादा आपको क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। फिर इम्पोर्टेंट एक दो चीज़ें और इसमें बस देख लेनी है, वो क्या कि पटेल द्वारा लगान न अदायगी हेतु किसानों को संगठित किए जाने के बाद हुआ क्या कि हिंदू मुसलमान जो थे वो गीता और कुरानों की कस्में खाए थे। नरम दल व सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का इसमें सहयोग मिला था। यहाँ पे आपको क्वेश्चन घुमा देगा कि बारदोली सत्याग्रह का सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी ने विरोध किया था और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किसकी थी? गोपाल कृष्ण गोखले की। क्लियर? कब बनी थी? 1905 में। ठीक है, आपने पढ़ा है प्रीवियस में, इतनी बातें तो आपको याद ही होंगी। चलिए अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है ऑलरेडी, बट फिर भी पूछा जा सकता है तो आपको पता होना चाहिए। अखिल भारतीय किसान सभा, और मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ किसान आंदोलन क्योंकि आप देख रहे हो वर्तमान सरकार के ऊपर किसान कितने ज़्यादा मतलब विद्रोह की हालत में खड़े हुए हैं और सरकार बिल्कुल सुन भी नहीं रही है, तो इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और आप हमेशा देखिएगा कि जब आप मूवमेंट्स कोई देखते हो ना, किसानों की भी आप मूवमेंट देखेंगे तो वहाँ पर भी इन्हीं आंदोलनों का जिक्र होता है इतिहास के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, तो इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जब जिक्र हुआ इतिहास के परिप्रेक्ष्य में तो हमसे भी कहीं ना इतिहास के परिप्रेक्ष्य में ही क्वेश्चन पूछ ले, तो इसलिए ये चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट याद रखनी चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं अखिल भारतीय किसान सभा। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था 1936 में। ठीक, इसका पहला जो सम्मेलन हुआ था वो लखनऊ में आयोजित हुआ था और इसके जो अध्यक्ष बने थे वो स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक, इम्पॉर्टेंट है, आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो आप बता सकते हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये पूछेगा कि इसके महासचिव कौन से थे, प्रोफेसर NG रंगा। क्लियर? इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, फिर बात आती है कि इसका पर्पज़ क्या था कि जमींदार वर्ग के द्वारा जो आर्थिक शोषण से किसानों को बिल्कुल पूरी तरह परेशान किया जा रहा था उससे उनको बचाना। होता क्या था ना कि किसानों के प्रति किसी की भावनात्मक लगाव सभा के रूप में या ऑर्गेनाइजेशन के रूप में नहीं जुड़ी हुई थी, तो इसीलिए इन लोगों ने सोचा कि हम क्यों ना एक ऐसा संगठन बनाएं, जैसा कि अवध किसान सभा आपने अभी पढ़ा ना, किसने बनाया था अवध किसान सभा? अभी आपने पढ़ा था, उसका नाम बताइए। रामचंद्र ने, बाबा रामचंद्र ने। ठीक, तो उसी तरीके से सोचा गया कि हम एक अखिल भारतीय मतलब ऑल इंडियन, आप आज भी ये अखिल भारतीय किसान सभा है। ठीक है, तो ऑल इंडियन जो एग्री फार्मर्स की जो कॉन्फ्रेंस है या जो मीटिंग है उसको ऑर्गेनाइज किया जाए, ताकि देश के जितने भी अलग अलग राज्यों के जो किसान हैं वो अपनी मांगे हमारे साथ आकर रखें और हम इनका सहयोग करेंगे और इनको पूरी तरह से न्याय उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, इसलिए ये पर्पस होता था। हालांकि आपसे पर्पस पे इतना क्वेश्चन नहीं आएगा। फिर आता है तेभागा आंदोलन। क्रम लगाने को तेभागा आंदोलन बस पूछता है तेभागा का मतलब क्या होता है। जैसे आपने पढ़ा था क्या, 3 कठिया 3/20 भाग, तो वैसा ही ये तेभागा आंदोलन क्या है। 20वीं सदी का आंदोलन बंगाल का सर्वाधिक सशक्त आंदोलन था। बंगाल भू राजस्व आयोग यानी कि फ्लॉड आयोग की तेभागा सिफारिशों को लागू करवाना था। तेभागा का मतलब क्या है, सिंपल सा मतलब है तेभागा यानी कि 3 भाग। ठीक, इसमें क्या हुआ था कि बटाईदारों ने ये मांग की थी कि दिए जाने वाले भूमि किराए के रूप में जो जुताई का हिस्सा है वो आधे से घटाकर 1/3 कर दिया जाए और हिस्सा बटने तक उपज बटाईदार के खमार में रहेगी, मतलब बटाईदार को ही प्राप्त होती रहेगी। सिंपल सी बात है कि इसमें जो भूमि थी उसकी डिमांड की गई कि वो आधे से कम करके 1/3 कर दी जाए। समझ गए? सॉरी हाँ, आधे से कम करके उसे 1/3 आप कर दो। समझ गए? यानी कि एक तरीके से कितना हो गया, 33%। 1/3 का मतलब ही होता है 33%। आधे का मतलब कितना होता है, 1/2 यानी कि 50%। तो इतनी की बात हुई थी। इसके नेता कौन थे, कंपाराम सिंह और भवन सिंह।
बंगाल किसान सभा के नेतृत्व में सभाओं और प्रदर्शनों का आयोजन हुआ और तिभागा चाहिए, यानी कि हमें 2/3 भाग चाहिए, एवं इंकलाब जिंदाबाद जैसे नारे लगे। तो ये आपसे नहीं पूछेगा, बस इतना पूछेगा कि तिभागा, आपसे क्रम लगाने के दे देगा। अवध किसान सभा का गठन, ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन, तिभागा आंदोलन, ठीक है, और भारतीय स्वतंत्रता या संविधान सभा का गठन, ऐसे आपको क्वेश्चन दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए तिभागा 1946 में था, अखिल भारतीय 1936 में थी, और 1920 के आसपास क्या बनी थी बताइए, हमने भी पढ़ा ना, अवध किसान सभा, तो ये चीज़ें बनी थी। ऐसे आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए, ठीक। फिर आता है तेलंगाना, आपसे बिल्कुल क्वेश्चन नहीं पूछेगा तेलंगाना आंदोलन क्या था, तो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। अब हम आपको क्या करेंगे कि जो इम्पोर्टेंट गवर्नर थे, जितने भी गवर्नर जनरल थे, उनके टाइम पीरियड पे कौन कौन से वर्क हुए जिस पे यूपीएससी क्वेश्चन आपसे पूछ सकती है, तो वो वर्क हम आपको याद करा देते हैं। कौन से युद्ध हुए, ताकि आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा ना इंडिपेंडेंट रूप से, तो आप वो क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। जैसे आप लिटन और रिपन को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस में आया, तो ज़्यादा तथ्यात्मक हम नहीं पढ़ेंगे, हम बस ऐसे पढ़ेंगे जो यूपीएससी की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देख लेते हैं फटाफट। रॉबर्ट क्लाइव के समय में ही प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है। बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत हुई थी, मैंने आपको बताया था ना, द्वैत शासन दीवानी और निजामत की बात हुई थी। दीवानी का मतलब रेवेन्यू का अधिकार कंपनी को प्राप्त हो गया, और जो प्रशासन का अधिकार था वो बंगाल के नवाब को प्राप्त हो गया। इसी समय इलाहाबाद की संधि हुई थी, मतलब जब बक्सर की पराजय हो गई क्लाइव के बाद, ठीक है, तो बक्सर की पराजय के बाद अवध के नवाब, मुगल सम्राट और उस समय का जो कौन था बताइए, बंगाल का जो नवाब था, उनके मध्य इलाहाबाद की संधियां होती हैं, ठीक है। लेकिन इन इलाहाबाद की संधि में दो होती हैं, मुगल सम्राट के साथ होती है और शुजाउद्दौला के साथ होती है। क्या प्रोविजन थे, ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, बस आपको इतना पता हो कि हाँ इलाहाबाद की संधि किससे थी, बक्सर के युद्ध से। कौन था, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक। बक्सर का युद्ध किसके टाइम पीरियड पे हुआ था, वेंसीटाट के रूप में, इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक। वॉरेन हेस्टिंग्स कौन था, बंगाल का अंतिम गवर्नर था, इसने द्वैत शासन समाप्त कर दिया, यानी कि दीवानी और निजामत के अधिकार को इसने समाप्त कर दिया, ठीक है। इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगा। वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड पे ही रेगुलेटिंग एक्ट आया था, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ भी नहीं याद रखना है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध इसी के टाइम पीरियड पे हुआ था, 1785 से 82, और सालबाई की संधि उसी का परिणाम थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध व मैंगलोर की संधि इसी के टाइम पीरियड पे हुई थी। समझ गए, इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। फिर क्या बात आती है कि जब इतनी बातें आपको पता है, पिट्स इंडिया एक्ट इसी के समय पे आया था, और विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। यूपीएससी ने आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन से थे, तो विलियम जोन्स थे। चार्ल्स विल्किंसन ने गीता व हितोपदेश को अंग्रेजी में अनुवादित कराया था, ठीक है। बाकी इसमें आपको क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। इजारेदारी प्रथा का आरंभ हुआ था, यानी कि एक तरीके से जो भूमि व्यवस्था हम पढ़ रहे थे ना, स्थायी बंदोबस्त, उसी की पहली शुरुआती दौर की प्रणाली थी, ठीक है। और एक और बात कि इसी के समय पे रिंग फेंस की पॉलिसी है, मतलब घेरे की नीति की शुरुआत हुई। घेरे की नीति का मतलब कि जैसे अवध था, ठीक है, अवध को एक बाउंड्री के रूप में ले लेना ताकि मराठों से रक्षा की जा सके। बाकी हम आपको नीतियाँ पढ़ाएंगे, घेरे की नीति, सहायक संधि, ये चीज़ें आपको पढ़ाएंगे अपने अगले पार्ट, यानी कि जो कि हमारा लास्ट पार्ट होगा, ठीक है। तो आपको चिंता नहीं करनी है, बाकी आपको इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। फिर बात आती है लॉर्ड कॉर्नवालिस की, तो इसके टाइम पीरियड पर तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है और श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है, ठीक है। फिर इसमें क्या हुआ कि इसने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, ठीक है। एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल है जो इसकी समाधि भारत में गाजीपुर में स्थित है, ठीक है। पुलिस व्यवस्था का इसे जनक कहा जाता है और नागरिक सेवा का भी इसे जनक कहा जाता है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ नहीं पढ़ना है। जान शोर के बारे में हस्तक्षेप की नीति अपनाई, देसी राज्यों के प्रति तटस्थता की नीति अपनाई, ठीक है। लेकिन अवध में एक तरीके से इंटरफेयर करता है, तो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। फिर इंपॉर्टेंट बात आती है लॉर्ड वेलेजली के टाइम पीरियड पे। इसके टाइम पीरियड पे क्वेश्चन आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा कि वेलेजली ने क्या किया था, सहायक संधि की नीति अपनाई थी, ठीक। पहली संधि हैदराबाद के निज़ाम से हुई थी। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, और जो संधियां अपनाई गई थी उसके बाद बसीन की संधि आती जो मराठों से की गई थी, जिस कारण द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध भी हुआ था, ठीक है।
इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। यूपीएससी ऑलरेडी आपसे क्वेश्चन पूछ चुकी है फोर्ट विलियम और फोर्ट सेंट जॉर्ज को लेकर कि फोर्ट विलियम कॉलेज का क्या उद्देश्य था। तो उसमें यही था कि ये सिविल सेवकों के प्रशिक्षण हेतु संबंधित था। 2020 के प्रीलिम में ही आया है क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको याद नहीं रखना है, आप समझ गए। चलिए अगला आता है लॉर्ड मिंटो प्रथम। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। लॉर्ड हेस्टिंग्स इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था जिसके संदर्भ में सुगाली की संधि हुई थी। आप सोच रहे होंगे सर सुगाली की संधि क्यों बता रहे हो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अभी हाल ही में नेपाल काला पानी के क्षेत्र में जो दावा कर रहा था उसमें सुगाली की संधि की ही वो दुहाइयाँ दे रहा था, ठीक है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि सुगाली की संधि का संबंध किससे है, आंग्ल नेपाल से। सुगाली की संधि किसके टाइम पीरियड पे हुई थी, लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड पे। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध भी इसी के टाइम पीरियड पे था। और एक और बात, लॉर्ड हेस्टिंग्स को मार्क्विस ऑफ हेस्टिंग्स की उपाधि भी दी गई, ठीक है। और मार्क्विस की जो उपाधि दी गई थी ना वो वेलेजली को दी गई थी, इसलिए कंफ्यूज मत होना। मार्क्विस की जो उपाधि मिली थी वो लॉर्ड वेलेजली को प्राप्त थी, ठीक है। तो इसलिए कंफ्यूज मत होना यहाँ पे। चलिए ये हो गया। फिर आता है यहाँ पे हाँ रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में आपसे बस इतना पूछा जा सकता है कि रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी किसने लागू की। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था, टॉमस मुनरो, हॉल्ट मैकेंजी, ठीक है, सॉरी हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा महालवाड़ी और टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड के द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। ये आपने ऑलरेडी पढ़ लिया था। डेविड हेयर ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही पढ़ा दिया था, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लॉर्ड एमहर्स्ट आपसे क्वेश्चन ये तो नहीं पूछेगा, ये जरूर पूछ सकता है कि यान्डबू की संधि का संबंध किससे था। तो आंग्ल बर्मा से, यानी कि आंग्ल म्यांमार से, जो कि आज हम म्यांमार के रूप में पढ़ते हैं, ठीक। विलियम बेंटिंग के टाइम पीरियड पे कौन कौन से काम हुए थे। सती प्रथा पर रोक लगा दी गई थी 1829 के टाइम पीरियड पे। ठगी प्रथा का अंत कर दिया गया था। सरकारी सेवाओं में भेदभाव का अंत कर दिया गया था। 1833 का चार्टर एक्ट आया था और उसकी धारा क्या थी, 87 के तहत योग्यता को ही सेवा का बेस बनाया गया था। क्लियर। बाकी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन कुछ भी नहीं पूछेगा, ठीक। फिर आगे चलकर क्या आता है, लॉर्ड विलियम बेंटिक, यानी कि देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक जब आता है ना तो उस समय वो गवर्नर जनरल होता है, लेकिन फिर इसे ही आगे चलकर जब एक्ट आता है 1833 का, उसमें इसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। क्लियर। तो इसके बाद भारत के गवर्नर जनरल ही रहते हैं लोग 1858 के पहले तक। तो इसने कई सारे और काम किए, जैसे विधि आयोग का इसने गठन किया। लॉर्ड मैकाले पहला विधि सदस्य बना था, ठीक है। बाकी आपसे इस पे क्वेश्चन कुछ नहीं पूछेगा, नहीं याद रखना है। लॉर्ड मेटकॉफ के संदर्भ में भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहलाता है, ठीक। लॉर्ड ऑकलैंड प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध से संबंधित है, ठीक है। आपसे इससे ज़्यादा इसमें क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। लॉर्ड एलन बरो आपसे इस पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस इतना पूछेगा कि दास प्रथा का अंत किसके टाइम पीरियड पे हुआ था, तो एलन बरो के टाइम पीरियड पे, ठीक है। बाकी आता है लॉर्ड डलहौसी, इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसी के समय द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। पंजाब का कंपनी में साम्राज्य में विलय हुआ था। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, ठीक। चार्ल्स वुड डिस्पैच आया था जो कि इंपॉर्टेंट है। व्यपगत का सिद्धांत लागू किया था जिसके अंतर्गत क्या हुआ था, सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, नागपुर, अवध, इन सबको कंपनी ने अपने में मिला लिया था। और इसी के परिणाम स्वरूप 1857 का विद्रोह होता है। और आपको पता होना चाहिए 1857 का विद्रोह के दौरान कौन था गवर्नर जनरल, लॉर्ड डलहौजी। नहीं भाई, डलहौजी तो 56 तक ही था, विद्रोह तो 57 में होता है, यानी कि कैनिंग था, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ नहीं याद रखना है। बाकी विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का इसने मसौदा तैयार किया था, लेकिन पारित किसके टाइम पे हुआ था बताइए, कैनिंग के टाइम पीरियड पे, ठीक है। चलिए ये सारी चीज़ें हो गई। फिल्ट्रेशन पॉलिसी तो आपको अच्छे से पता है, मैकाले की फिल्ट्रेशन जो थ्योरी थी वो किससे संबंधित थी, एजुकेशन से रिलेटेड थी। लॉर्ड कैनिंग के टाइम पीरियड पे अंतिम गवर्नर जनरल था। देखो इसमें तो दिए ही नहीं ज़्यादा कुछ। 1857 का इसके टाइम पीरियड पे विद्रोह हुआ था और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को मान्यता दी गई थी, ठीक। फिर देखिए आगे, प्रथम वायसराय के रूप में इसे जाना जाता है भारत का। वायसराय का मतलब ये होता है कंपनी का, महारानी का प्रतिनिधि, ठीक है। देख सकते हैं आप, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया था। किसने कहा था, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। क्लियर। नागरिक विधि संहिता आई थी, आईपीसी आई थी, यानी कि आईपीसी, सीआरपीसी, ये सारी चीज़ें इसी के समय पे आई थी, ठीक है। पहली बार भारत में इनकम टैक्स लगा था जिसका सुझाव विल्सन ने दिया था। एल्गिन प्रथम वहाबी आंदोलन का दमन किया था, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा।
जॉन लॉरेंस, आपसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछेगा जॉन लॉरेंस को लेकर। इम्पॉर्टेंट बस ये है कि अफगानिस्तान में इसने हस्तक्षेप की नीति का पालन किया था, जो कि थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है लॉर्ड मेयो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो इसने आर्थिक विकेंद्रीकरण की नीति की शुरुआत की थी, सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग का गठन किया था, और भारत में पहली बार जनगणना इसी के टाइम पीरियड पे हुई थी, जिस कारण इसे जाना जाता है। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखना है। लॉर्ड नॉर्थब्रुक पे आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, लॉर्ड लिटन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्योंकि ये विवादित पर्सनैलिटी है। ठीक, इसके समय पे क्या हुआ था, इसके समय पे सबसे भयंकर अकाल पड़ा था, जिसके लिए स्ट्रेटजी आयोग का गठन किया गया था। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्ट्रेटजी आयोग का संबंध किससे था, अकाल से रिलेटेड था। ठीक है, इसी के समय पे पहला दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, जिसमें विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि दी गई थी। इसी के समय पे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, जिसमें भारतीय देशी समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया था, और वो पहली पत्रिका कौन सी थी, अमृत बाजार पत्रिका थी। ठीक है, उसी पे प्रतिबंध लगाया गया था। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था, ये आपसे नहीं क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो इतनी बातें पता हो लिटन के बारे में। अब रिपन इससे चेंज था, उल्टा था। ठीक है, रिपन का जो इम्पोर्टेंट फीचर है ना, वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट क्या था कि इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया था, पहला। प्रथम कारखाना अधिनियम आया था, दूसरा वित्तीय विकेंद्रण की शुरुआत की थी, और सबसे इम्पॉर्टेंट है स्थानीय स्वशासन संबंधी सरकारी प्रस्ताव आया था, और इल्बर्ट बिल विवाद भी इसी से संबंधित था। इल्बर्ट बिल विवाद भी किसी ने क्वेश्चन आपसे पहले में पूछा है कि इल्बर्ट बिल विवाद क्या था। तो इल्बर्ट बिल विवाद सिंपल सा मतलब ये था कि जो यूरोपीय जो लोग थे, उनके प्रति जो आपराधिक मुकदमे या जो सिविल मुकदमे होते थे, उनकी सुनवाई भारतीय जजों के द्वारा की जा सकती है। ठीक है, इसी को कहते थे इल्बर्ट बिल विवाद। ठीक, इससे ज़्यादा आपको इसमें क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, फिर आता है डफरिन। डफरिन के बारे में तो आपको अच्छे से पता है कि कांग्रेस की स्थापना इसी के टाइम पीरियड पे हुई थी। एचिसन आयोग का गठन हुआ था। सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि एचिसन आयोग का संबंध किससे था, तो नागरिक सेवा से था। बाकी आपको नहीं याद रखना है। ठीक है, बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, आपसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछेगा कि लॉर्ड एल्गिन द्वितीय क्यों आया था, क्या हुआ था। इंपॉर्टेंट बस ये है कि लॉयल आयोग का गठन किसके लिए किया गया था, अकाल की जांच के लिए। वेल्बी आयोग का गठन किसके लिए किया गया था, भारतीय वेब की जांच के लिए। ठीक है, आपने कई सारे आयोग पढ़ लिए, एचिंसन पढ़ लिया, वेल्बी पढ़ लिया, लॉयल पढ़ लिया, फ्लाउट पढ़ लिया, स्ट्रेटजी पढ़ लिया। ये सारे आयोग आपको याद रखने, यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ सकती है। ठीक है, हमेशा हर बार यूपीएससी कभी ना कभी क्वेश्चन पूछती रहती है। फिर आता है करजन साहब। करजन साहब के समय पे कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई थी, आपको अच्छे से पता है कि पूसा एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी। पहली बार भारत में जातिगत जनगणना की गई थी। पहली बार जनगणना कब हुई थी, लॉर्ड मेयो के टाइम पीरियड पे। लेकिन जातिगत जनगणना कब हुई थी, करजन के टाइम पीरियड पे। ठीक है, टॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग आया था। एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, इतनी बातें आपको पता है। ठीक, फिर क्या आता है, उद्योग व वाणिज्य विभाग की स्थापना की गई थी, समझ गए। फिर यहाँ पे पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई थी। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम की बात की गई थी 1904 वगैरह। ठीक है, और इम्पोर्टेंट जो सबसे बड़ी बात है वो क्या, यंग हस्बैंड मिशन लॉन्च किया गया था तिब्बत में विजय के लिए, और 1905 का बंगाल विभाजन भी इसी के टाइम पीरियड पर हुआ था। ठीक है, तो इससे ज़्यादा आपको यहाँ पर कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैकडोनाल्ड आयोग का गठन हुआ था अकाल से संबंधित। अब ये मत कहना कि मैकडोनाल्ड सर तो ये तो खाना वाला है, पिज्ज़ा वगैरह बेचता है हमें, तो वो मैकडोनाल्ड नहीं है। ठीक है, चलिए। लॉर्ड मिंटो द्वितीय, मिंटो के बारे में आप पढ़ते हो ना, मार्ले मिंटो, तो उसी से रिलेटेड है। ये बंग भंग विरोधी था, स्वदेशी आंदोलन दबाने का इसने प्रयत्न किया था। मुस्लिम लीग की इसी के समय स्थापना हुई थी। खुदीराम बोस को फांसी मिली थी। बाल गंगाधर तिलक पर राजद्रोह का आरोप लगा था, आपसे ये तो नहीं पूछेगा। सूरत में कांग्रेस का विभाजन हुआ था, आपने अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, बाकी आपको यहाँ नहीं याद रखना है। एसपी सिन्हा की नियुक्ति हुई थी कार्यकारिणी में, मैंने आपको बताया था इस टॉपिक को। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ये हैं, और सत्येंद्र नाथ सिन्हा मैंने आपको, सच्चिदानंद सिन्हा मैंने आपको बताया था ना। सत्येंद्र प्रसाद ये सिन्हा अलग हैं, और वो सच्चिदानंद सिन्हा है, वो किस लिए थे फेमस, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बने थे। ठीक, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, बंगाल विभाजन को रद्द किया था, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया था।
तीसरा दिल्ली दरबार बना था, एल्गिंस्टन आयोग का गठन हुआ था। इससे ज़्यादा आपको कुछ याद ही नहीं रखना है यहाँ पे, ठीक है। फिर बात आती है चेम्सफोर्ड के बारे में। ये एक दो फैक्ट और देख लीजिए। मदन मोहन मालवीय ने अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछ चुकी है। चेम्सफोर्ड के टाइम पीरियड पे क्या हुआ था कि होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था। ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं लखनऊ अधिवेशन, अब आपको याद आ रहा होगा कि अच्छा हाँ, लखनऊ अधिवेशन में क्या क्या हुआ था। अंबिकाचरण मजूमदार दास थे, पृथक निर्वाचन की बात को एक्सेप्ट कर लिया गया था। कांग्रेस मुस्लिम लीग साथ में आई थी। नरमपंथी और गरमपंथी भी साथ में आ गए थे, ठीक है। साबरमती आश्रम की स्थापना हुई थी। चंपारण आंदोलन हुआ था। अहमदाबाद में सत्याग्रह हुआ था। खेड़ा हुआ था। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड घोषणा आई थी। भारत शासन अधिनियम हुआ था। रॉलेट एक्ट आया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत हुई थी। असहयोग व खिलाफत की शुरुआत हुई थी। डी.के. कर्वे ने महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। सैडलर कमीशन की नियुक्ति हुई थी। एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज का नाम बदलकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया गया था। क्लियर, आपको अच्छे से पता है एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज किसने बनाया था? ये सर सैयद अहमद खां, ठीक है। किसके साथ में? राजा शिव प्रसाद के साथ में। प्रीवियस पार्ट मैंने आपको पढ़ा दिया है। फिर आता है लॉर्ड रीडिंग। चौरी चौरा कांड इन्हीं के टाइम पीरियड पे हुआ था, ठीक है। काकोरी ट्रेन डकैती भी हुई थी। स्वामी श्रद्धानंद की हत्या हो गई थी। स्वामी श्रद्धानंद किससे संबंधित है? गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से। क्लियर। स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। सी.आर. दास और मोतीलाल ने। आप एक चीज देख रहे होंगे, हम लोग केवल गवर्नर को ही नहीं पढ़ रहे, बाकी भी कहानियों को फिर से रिकॉल कर ले रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। अकाली आंदोलन हुआ था। किस लिए? जो भ्रष्ट सिख महंत थे उनसे रिलेटेड था, ठीक है। तो इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना। ली आयोग क्यों गठन किया गया था? भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत विचार की गई सांविधिक लोक सेवा आयोग की स्थापना से रिलेटेड था, ठीक। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे पढ़ना नहीं है। सैंडर्स्ट आयोग किससे संबंधित था? सेना में रिफॉर्म से। एकवर्ट समिति पे यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ सकती है कि एकवर्ट समिति का गठन क्यों किया गया था? ताकि रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया जाए, और अब आपको पता है कि दोनों एक साथ कर दिए गए हैं, ठीक है, इसीलिए चर्चा में था। फिर आता है लॉर्ड इरविन के टाइम पीरियड पे क्या हुआ? साइमन कमीशन आया भारत, ठीक है। कांग्रेस के नेहरू रिपोर्ट आई। हार्टोंग बटलर समिति का गठन किया गया देशी रियासतों के संदर्भ में। यूपीएससी क्वेश्चन कई बार पूछी है, बटलर समिति का संबंध था देशी रियासतों से रिलेटेड, ठीक है। तो आपको ये याद रखना, बटलर समिति, ठीक। फिर बात आती है क्या? यहाँ पर लाहौर षड्यंत्र केस। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ लाहौर अधिवेशन में। रॉयल कमीशन का गठन हुआ कृषि के लिए। सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि रॉयल कमीशन का संबंध था एग्रीकल्चर से, आप बता देंगे, ठीक है। फिर आता है क्या? ट्रेड डिस्प्यूट बिल तो आपसे नहीं पूछेगा। शारदा अधिनियम आया था जिसमें 18 वर्ष लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए 14 वर्ष उम्र कर दी गई थी। गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी मार्च प्रारंभ किया था। फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन हुआ था। गांधी इरविन समझौता हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित हुआ था। कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था। अब आपको चीज़ें देखो याद आ रही होंगी, इसलिए हमने इनको पहले पढ़ा दिया था आपको, ताकि जब हम दोबारा रिकॉल कराएंगे ना तो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, ठीक। बाकी आपको नहीं पढ़ना है। लॉर्ड वेलिंगटन के समय क्या हुआ था कि भारतीय सेना अकेडमी की स्थापना हुई थी देहरादून में, ठीक है। फिर रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत किया। पूना पैक्ट हुआ। गांधी अंबेडकर के मत तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। भारतीय शासन अधिनियम आया। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई जिसके पहले अध्यक्ष अभी आपने पढ़ा था, बता दो बिल्कुल सच्ची, क्या नाम था उनका? अरे वाह, बिल्कुल सही आपने जवाब दिया कि स्वामी सहजानंद सरस्वती, ठीक है। ऐसे ही पढ़ना है आप लोगों को। फिर बात आती है आचार्य नरेंद्र देव व जयप्रकाश नारायण के द्वारा कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई, ठीक है। ऑलरेडी आपने पढ़ रखा था ये चीज़ें। लिलितगु, जिसे लिलितगु प्रस्ताव के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। कांग्रेस ने विधानमंडल में पार्टिसिपेट किया था, अपनी सरकार बनाई थी, ठीक है। 6 में पूर्ण बहुमत। देखो यहाँ पे एक चीज़ फिर से उल्टा हो गया, यहाँ 6 दिया है, कहीं 5 दिया होता है तो कन्फ्यूजन रहती है इसमें। मूलतः आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कितने प्रांतों बनी थी, तो टोटल 8 बनी थी जिसमें 6 में पूर्ण थे, 2 में समर्थन से आई थी, ठीक। तो 5 वाला ऑप्शन आप एलिमिनेट ही करके रखिएगा क्योंकि ये ज़्यादा मान्य होता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई थी। कांग्रेस ने त्यागपत्र दे दिया था। क्यों त्यागपत्र दिया था? क्योंकि बिना अनुमति के भारतीयों को शामिल कर लिया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। यूपीएससी ने 3 बार इसी लाइन पे क्वेश्चन पूछा है। हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे। त्रिपुरी संकट आया था, त्यागपत्र दे दिया था और फिर उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी।
मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ था, पृथक पाकिस्तान की मांग हुई थी। सुभाष चंद्र बोस भारत से चले जाते हैं, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करते हैं और वायसराय ने अगस्त प्रस्ताव घोषित किया। गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे विनोबा भावे, दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्रिप्स मिशन आता है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है। मुस्लिम लीग का कराची अधिवेशन होता है, क्रिप्स की डिमांड्स को वो नहीं मानते हैं। फिर आगे चलकर क्या होता है, लॉर्ड बेवल आता है, ठीक है। बेवल के समय ही राजगोपालाचारी CR फार्मूला आता है, जिसका मतलब क्या होता है, ताकि मुस्लिम लीग को मनाया जा सके वो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में साथ दे, लेकिन वो मानते नहीं हैं। फिर आगे चलकर बेवल योजना और शिमला सम्मेलन होता है, जिसमें जिन्ना कहते हैं कि हम मुसलमानों के हितैषी हैं, तो उसमें फिर युद्ध हो जाता है। किसको लेकर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को लेकर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो जाता है, कैबिनेट मिशन का भारत आगमन होता है, लेकिन इससे पहले एक और घटना हो जाती है, नौसेना विद्रोह, ठीक है। इसके सदस्य होते हैं स्टेफर्ड क्रिस, पैंथिक लॉरेंस व एवी अलेक्जेंडर। मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई की जाती है ताकि उन्हें एक अलग देश की डिमांड कर दी जाए। और फिर आगे चलकर क्लीमेंट एटली ने भारत को स्वतंत्र कराने की बात करते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल व अंतिम ब्रिटिश वायसराय होते हैं। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे क्या, तो नहीं, अंतिम ब्रिटिश वायसराय थे, ठीक है। पहला वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। अंतिम भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, समझ गए, ऐसे आपको याद रखना है। अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, सॉरी, ब्रिटिश सरकार का गवर्नर जनरल कौन था, तो वॉरेन हेस्टिंग, ऐसे आपको याद रखना। बंगाल का कौन था, क्लाइव, समझ गए, तो ऐसे आपको याद रखना है। हालांकि आपसे क्वेश्चन नहीं पूछने वाला, ज़्यादातर पूछेगा, तो विलियम बेंटिक पे, वो भी भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ठीक। लॉर्ड माउंटबेटन को आपने देख लिया, इन्होंने भारत पाकिस्तान को डिवाइड करवा दिया। उसी समय गांधी की हत्या हो जाती है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल बनते हैं। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाबू को प्रथम राष्ट्रपति बना दिया जाता है, क्योंकि उस समय हमारा संविधान बनकर 26 जनवरी 1950 को तैयार हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने आज काफ़ी इम्पॉर्टेंट यानी कि पूरी तरह से तथ्यात्मक टॉपिक्स को कवर कर लिया। यानी कि विद्रोह आपने सारे पढ़ लिए, सारे गवर्नर जनरल को लिस्टेड बाई उनके समय पे कौन कौन से काम हुए उनको पढ़ लिया, कई सारे आयोगों को पढ़ लिया, कई सारी रिपोर्टों को पढ़ लिया, और अपने जितने भी अभी तक टॉपिक आपने पढ़े हैं गवर्नर जनरल के माध्यम से, उन सबको काफ़ी ब्रॉड वे में एक तरीके से रिवाइज कर लिया। क्लियर? तो उम्मीद है आपको आज की क्लासेस काफ़ी अच्छी लगी होंगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, कोशिश करिए कि अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करें और इंडिया के वैक्सीनेशन प्रोग्राम में अपने आप को पार्टिसिपेट करके अपनी वैक्सीन की इंश्योरिटी को हर हाल में फुलफिल करें।